हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स पे। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर के बारे में जानकारी ली थी। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ हमने सभी पढ़ लिए थे। हमने कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम उनकी कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अपन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, फाइंड द रिजल्टेंट find the resultant of following vectors। अब हम किन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, चलिए वो वेक्टर्स मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो देखिए, हम जिन वेक्टर की बात करेंगे उनको हम 2D प्लेन में बनाएंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ 2D वेक्टर ये कोर्स में ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये मैंने क्या बना दिया है, ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया है, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इसका ओरिजिन है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं क्वेश्चन में, वो रैंडमली कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें हमें ओरिजिन पर लाकर सेट करना है। तो सबसे पहला वेक्टर हमारे पास ये आ गया 5 यूनिट्स का, और ये एंगल बना रहा है हमारे साथ 37 डिग्री। ओके, देन सेकंड वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा, ये यहाँ से बना रहा है हमारे पास 37 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 यूनिट्स का। देन हमारे पास एक वेक्टर ये वाला आ रहा है, या फिर ये वेक्टर ले लेते हैं इस तरफ से, ठीक है। ये इस तरफ से एक वेक्टर ले लेते हैं, और इस वेक्टर को रख देंगे हम 5√2 यूनिट, ठीक है। और ये यहाँ से एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। 3 वेक्टर हो गए। चलिए एक वेक्टर और डाल लेते हैं इसमें। एक वेक्टर हम डाल लेंगे ये, जो यहाँ से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा, क्या रखें, cos 60 फिर sin 60, 3√3 रख देते हैं, ठीक है ना। इसका वैल्यू हम रख देते हैं 3√3। तो चलिए अब इन वेक्टर्स का जब हमको रिजल्टेंट निकालना होगा, तो ये वेक्टर हमें कैसे भी दे रखे हो सकते हैं। जैसे ये 5 वाला वेक्टर है, ये रहा हमारे पास 5 न्यूटन वाला वेक्टर, या फिर 5 यूनिट वाला वेक्टर। और उसके बाद √3, 3√3 वेक्टर, ये हमें यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, ये 3√3 वेक्टर, ठीक है। तो ये जो वेक्टर्स हैं ये कहीं पर भी हो सकते हैं। क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके से बना के दे देगा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि ये एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये 45 वाला वो यहाँ पे आपको इस तरीके से बना के दे सकता है यूं, ठीक है। ये 5√2 है आपका, वो इस तरीके से बना के दे सकता है, जहाँ पे आपको वो इस तरीके से एंगल शो कर देगा कि ये इतना एंगल बना रहा है, ये इतना एंगल बना रहा है। तो इन सभी वेक्टर्स को आपको एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ला के रखना होगा। यहाँ तक बात आई समझ में जी। चलिए अब इसके बाद हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम इनके कंपोनेंट्स करेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे हम पहले इनके कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो जो पहली चीज हमें करनी है वो हमें करनी है सिग्मा, सिग्मा वेक्टर्स को वी एक्स बोल देते हैं ना, सिग्मा वी एक्स इज इक्वल टू 0। ये सबसे पहली चीज करनी है हमें। मतलब वी फॉर वेक्टर, मतलब जितने भी वेक्टर्स हैं उन सभी का एक्स कंपोनेंट जो है, मतलब इन चारों वेक्टर्स का एक्स कंपोनेंट या तो प्लस एक्स की डायरेक्शन में आएगा या फिर माइनस एक्स की डायरेक्शन में आएगा। तो उन सभी कंपोनेंट्स को हमें सम कर देना है। सिग्मा मतलब सम कर देना, और उनको जीरो के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। जीरो के इक्वल पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब ओरिजिन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको जीरो के इक्वल पुट ना करके आर एक्स के इक्वल पुट कर दूं, तो इसका मतलब ये मेरे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है। दूसरी चीज हमें वही चीज वाई डायरेक्शन में करनी है, मतलब सिग्मा वाई। अगर आप वाई, इन सभी वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट निकाल लें और उन सभी को सम अप कर दें, तो वो आपको रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट देगा। और फाइनली जब आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट के लिए आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट के लिए आप करेंगे सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर अंडर द रूट, आप ये करेंगे, ठीक है। तो आपको ये तीन फॉर्मूले, पहला ये मैग्नीट्यूड के लिए,
दूसरा ये y कंपोनेंट के लिए और तीसरा ये x कंपोनेंट के लिए। इन तीनों को यूज करना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके के वेक्टर के एडिशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। या फिर सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको समझा दिया, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला ना, फाइंड। तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि वेक्टर आपको इसी तरीके से दे रखे हों। वेक्टर आपको किसी दूसरे तरीके से भी दे रखे हो सकते हैं, तो उन्हें आपको अरेंज करना होगा। सपोज कीजिए मैंने आपको पहले से अरेंज्ड वेक्टर दिए हैं, मतलब मैंने जितने भी वेक्टर्स हैं उन सभी की टेल को कहाँ पे रखा है, ओरिजिन पर। ठीक है, इससे कंपोनेंट्स लेने में आसानी होती है। लेकिन सपोज कीजिए ये वाला जो वेक्टर है 5√2 यूनिट्स का वेक्टर, ये वाला वेक्टर अगर मैं उठा के यहाँ रख दूं इस तरीके से, ये वाला वेक्टर मैंने यहाँ रख दिया और उसके तीर इधर बना दिया, ये वेक्टर में इधर रख देता, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हमें, इसके टेल पॉइंट को हमें ओरिजिन पर लाना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या है हमारे पास, जब भी आपको इस तरीके से बहुत सारे वेक्टर्स यूज का ऐड करना हो, तो आप सबसे पहले उनके टेल को ओरिजिन पर सेट कर दीजिए। अब चलिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट। तो ये जो 5 का एक्स कंपोनेंट है ये वाला, यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली लेंथ, ओरिजिन से लेके ये वाली लेंथ, थीटा के साथ वाला कॉस कंपोनेंट होता है, तो इसे अपन लिख देंगे 5 ऑफ कॉस 37 डिग्री। भाई इसका कॉस कंपोनेंट है और प्लस एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए ये प्लस आया है। ऐसे ही चलिए दूसरे वेक्टर की बात करते हैं। इससे हमने परपेंडिकुलर डाला, तो ये वाली जो लेंथ है ओरिजिन से लेके, ये वाली लेंथ है ना, ये हो जाएगी tan ऑफ कितना, अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो इसके सामने वाला कंपोनेंट, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। 53 डिग्री हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में अपन यूज कर चुके थे, इन दोनों का सम 90 है, तो 90 में से 37 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 53 आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट ओरिजिन से लेके ये वाला तीर यहाँ तक का जो इसका परपेंडिकुलर गिरा है, वो हो जाएगा हमारे पास tan cos 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, tan cos 53 डिग्री। क्योंकि ये अगर अपन ने थीटा माना है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा cos होता है, ये अपन ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा tan cos 50 डिग्री। लेकिन ये नेगेटिव एक्स के अलोंग है, देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स के अलोंग, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस। इसके सामने प्लस क्यों था, क्योंकि वो प्लस एक्स डायरेक्शन में था। तो माइनस ऑफ tan cos 53 डिग्री। चलिए अब इस वाला कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, इस वाले वेक्टर की। इससे हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, तो इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के एंगल से अगर हम थीटा के साथ वाला एंगल, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट देखें तो वो क्या होता है, कॉस कंपोनेंट। तो 5√2 का कॉस कंपोनेंट ये लेंथ हो जाएगी ओरिजिन से लेके इस एरो तक की लेंथ। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे, और ये भी माइनस एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा -5√2 कॉस 45 डिग्री। यहाँ तक बात आई समझ में। अब जो चौथा वेक्टर है इसको हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। परपेंडिकुलर डाल दिया तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, और ये एंगल अगर अपन थीटा मान लेते हैं 60 डिग्री, तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है, तो 3√3 का कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और ये प्लस एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। ये प्लस एक्स डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए प्लस लगाया, तो 3√3 ऑफ कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसे अपन सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5 cos 37 की वैल्यू हमारे पास होती है 4/5। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को जाके देख सकते हैं या फिर इसकी वैल्यू को गूगल कर सकते हैं। cos 37 ये जनरल वैल्यूज है, cos 37 की वैल्यू हमारे पास 4/5 होती है। -10 cos 53 की वैल्यू हमारे पास होती है 3/5। ओके, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब -5√2, तो हम लिख देंगे माइनस ऑफ 5√2, -5√2। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाके आप आराम से देख सकते हैं। प्लस 3√3 cos 60 प्लस 3√3 cos ऑफ 60। cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2।
cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2। तो चलिए अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो आ गया 4। देन ये 5 से 10 2 बार कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 तो माइनस का 6। देन आफ्टर ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया तो प्लस का 5 इंटू 1 -5। और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये आ जाएगा अपने पास +3√3/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 और 5 -11, 4 -11, 4 -11 इज इक्वल टू -7 प्लस 3√3/2। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास x कंपोनेंट आ जाएगा रिजल्टेंट का। मतलब इन सभी वेक्टर्स को ऐड करने पर जो हमारे पास रिजल्टेंट मिलेगा, पॉलीगॉन लॉ में बताया था ना, इन सभी वेक्टर्स को आप 1 बाय 1 अरेंज कर दो तो उसके बाद इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाने वाला जो वेक्टर था वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो उसका x कंपोनेंट मिल गया। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या करा हमने, माना है। एग्जैक्टली वो यहाँ पे आएगा वो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि वो ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ है और वो हमारा जो एक्स एक्सिस है उससे एंगल बना रहा है अल्फा। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो अगर मैं आर से इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये जो लेंथ हो जाएगी यहाँ तक की लेंथ, ये वाली ब्लू कलर वाली, ये जो लेंथ यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी ब्लू कलर वाली, वो हो जाएगी आर एक्स। वो क्या हो जाएगी, आर एक्स। यहाँ ब्लू कलर से मैं 2 लाइन खींच देता हूँ, वो हो जाएगी हमारे पास आर एक्स। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है उसका एक्स कंपोनेंट हम यहाँ पे ला चुके हैं। ठीक है, -7 प्लस 3√3/2 आएगा। ये √2, ये 2 सिर्फ इसके नीचे है बच्चों, है ना, ये 2 सिर्फ इसके नीचे है। अब दूसरी चीज अपन अप्लाई करते हैं, एफ एक्स बोल लो या वी एक्स बोल लो, है ना, इनको अभी हम फोर्स बोल देते हैं। चलो ये 5 न्यूटन है, ये 3√3 न्यूटन है, ये 5√2 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है ना। मतलब इन सभी वेक्टर्स को मैंने फोर्स वेक्टर बोल दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे एफ वर्ड यूज किया है। फॉर्मूले में अपन ने लिखा है, चलिए यहाँ पे भी एफ एक्स लिख देते हैं, है ना, कि सिग्मा एफ एक्स, सभी फोर्स के एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट हम निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज हम अप्लाई करेंगे सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ वाई। अब इनके अपन को वाई कंपोनेंट निकालना है। तो पहला वेक्टर ये था, इसका थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है, देखो ये थीटा कितना दे रखा है, ये एक्स एक्सिस है 37 डिग्री, तो थीटा के सामने वाले कंपोनेंट को अपन क्या बोलते हैं, साइन कंपोनेंट। ठीक है, और साइन कंपोनेंट ही अपन चाहिए या फिर वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हमें चाहिए। तो 5 का साइन, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 साइन 37 डिग्री, 5 साइन 37 डिग्री। और 37 डिग्री की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, मतलब प्लस वाई की तरफ, तो इसे अपन प्लस बोलेंगे। देन आफ्टर ये सेकंड कंपोनेंट है, ये वाला सेकंड वेक्टर है, इसका हमने ये एंगल लिया था 53, तो 53 के सामने वाला कंपोनेंट ये, भाई 53 के साथ वाला कंपोनेंट तो कॉस कंपोनेंट था, लेकिन 53 के सामने वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये भी प्लस वाई डायरेक्शन में जा रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इस एरो के हेड से लेके इस एरो के हेड तक ये प्लस वाई डायरेक्शन में जा रहा था, ये भी हमारे पास प्लस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 ऑफ साइन 53 डिग्री। अब हम इस वाले की बात करेंगे तो देखिए ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है और इस एरो के हेड से इस एरो के हेड तक ये इसका साइन कंपोनेंट जा रहा है, थीटा के सामने वाला साइन कंपोनेंट, ये वाली लेंथ। तो ये वाली लेंथ माइनस वाई डायरेक्शन में जा रही है तो हम लगा देंगे माइनस, और ये कितना जाएगा 5√2 साइन 45 डिग्री, कितना, साइन 45 डिग्री। उसके बाद इस वाले कंपोनेंट की बात करें, इस वाले वेक्टर की, तो इस वाले वेक्टर का भी देखो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट ये रहा, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसके लिए भी हम लिखा देंगे माइनस। और ये कितना जाएगा 3√3 साइन ऑफ कितना 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये सिग्मा एफ वाई आ गया। चलिए अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं हम। तो हमें सिग्मा एफ वाई क्या मिल जाएगा, हमें सिग्मा एफ वाई मिल जाएगा। देखिए साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो 5 इंटू 3/5, देन हमारे पास आ रहा +10 साइन 53, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। ठीक है ना, साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5। देन -5√2, -5√2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ये 1/√2 हो गया। देन -3√3, -3√3 और साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने पुट अप कर दी है। अब बस इन्हें सॉल्व करना है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 कैंसिल हो गया 2 बार, ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा। चलिए, तो सिग्मा एफ वाई मतलब समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सेस, इसको क्या पढ़ेंगे, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सेस, या फिर समेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सेस। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 2 8, देन माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा -5, यहाँ पर हमारे पास जाएगा √3 और √3 3 3 3 9, तो ये आ जाएगा -9/2। कितना आ जाएगा, -9/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 3 8 8 और 3 11, देन -5 और -9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 2 10, -19/2, -19/2। तो इसको हम बोल देंगे आर वाई, इसको हम क्या बोल देंगे, आर वाई। अब आप देखिए कि सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आ चुका है, जिसे हमने आर एक्स बोला था। सिग्मा एफ वाई भी हमारे पास आ चुका है, जिसे हमने आर वाई बोला है, मतलब रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। तो अगर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, RX² प्लस RY² अंडर द रूट, इसी तरीके से निकालते हैं। तो चलिए, ये रहा हमारे पास RX। चलिए इसे और थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 7 2 14, तो -14 प्लस 3√3, ये हो जाएगा -14 प्लस 3√3/2। अब ये 2 पूरे के नीचे आ गया, स्क्वायर प्लस आर वाई कितना था हमारे पास, 11 2 22, 22 -19 है ना, 22 11 2 22, 22 -19, तो हमारे पास आ जाएगा ये 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आर एक्स की वैल्यू रखी है और ये मैंने आर वाई की वैल्यू रखी है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी के फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे पूरा सॉल्व करूं तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 दोनों में से कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 1/4, ये 2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 1/4 इन दोनों ब्रैकेट से बाहर आ गया, फिर रूट से बाहर आया तो वापस 1/2 बन जाएगा। अंदर बचेगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही बचेगा अंदर हमारे पास। ठीक है, अंदर हमारे पास यही तो बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद प्लस ये अपॉन का 2 अपन ने बाहर निकाल लिया था, तो 3 का स्क्वायर 9, ये लीजिए। तो ये हमारे पास आर वेक्टर आ जाएगा। थोड़ा सा अपन इसे और सॉल्व करते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 1/2, 14 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए करके देख लेते हैं, 196, 14 स्क्वायर 196। तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 196 प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 27। उसके बाद ये हो जाएगा 14 42 42 दूनी 84, तो हमारे पास हो जाएगा -84√3 प्लस 9। ठीक है, अब देखिए 196 प्लस 27 प्लस 9, तो तीनों को जोड़ लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 196 27 एंड 9। तो 9 चौके 36, 6 और 6 12 2 यहाँ, एक अपन और 1 10, 10 और 3 13, 3 यहाँ, एक ऊपर 232। ये हमारे पास कितना आएगा लास्ट में चल के 232। तो इसको हम लिख देंगे अंडर द 1/2 अंडर द रूट 232 -84√3। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ चुका है।
ठीक है, मतलब इतने मैग्नीट्यूड का हमें रिजल्टेंट मिलेगा, तो हमें इसके पास इसकी ये रिजल्टेंट की लेंथ आ चुकी है। अब चलिए अब अपन निकाल लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए हमें, मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस से एंगल पता होना चाहिए, तो ये अल्फा है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम टेन अल्फा की बात करेंगे तो टेन अल्फा में देख लीजिए, ये आर एक्स है हमारे पास जो ब्लू कलर से है, और ये जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको मैं आर वाई बोल देता हूँ। ठीक है, तो अल्फा, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर और अल्फा के साथ वाला बेस, तो टेन अल्फा हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है आर वाई, और बेस हमारे पास कितना है आर एक्स। ठीक है, आर वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे, वेयर इज आर वाई, आर वाई ये रहा हमारे पास, आर वाई हमारे पास सॉल्व होकर आया था 3/2, ओके, डिवाइडेड बाय आर एक्स। आर एक्स की वैल्यू हमारे पास यहां से रखेंगे हम, ये हमारे पास आ जाएगा 7 -14 प्लस 3√3, ये हमारे पास आ जाएगा -14 प्लस 3√3/2। तो इस बाय टू से ये बाय टू कट जाएगा, तो हमारे पास चल के क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में 3 बचेगा और डिनोमिनेटर में -14 प्लस 3√3 बचेगा। ठीक है, तो अगर हमको अल्फा निकालना है कि भाई यही तो डायरेक्शन होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय -14 प्लस 3√3। ठीक है, अब देखिए √3 की वैल्यू होती है हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 17×51, तो ये लगभग 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, 1.7 है तो 17 मान लेते हैं अपन, 17, तो 17 होता है 51, तो 5.1, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 5 मान लेते हैं, तो 14 माइनस का और 5 प्लस का, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा -9। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3√3 लगभग लगभग इक्वल टू, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5, तो 5 -14, तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 3/-9, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -1/3, और थीटा की वैल्यू हमारे पास ये कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और tan थीटा का फंक्शन नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है, आपने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टी, तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है और इन दोनों में नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिजल्टेंट जो है, असली का जो रिजल्टेंट है उसका अल्फा या तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा या फिर इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है, सिर्फ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में, बेसिक मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है, अब चलिए इन दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है। तो सबसे पहले, अगर आपको कई बहुत सारे वेक्टर्स दे रखे हैं जो एक सिंगल प्लेन में है, मतलब ऑल दीज वेक्टर्स आर द को प्लेनर वेक्टर्स, और इन सबका एडिशन अगर आपको करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, स्टेप नंबर 1, सभी की टेल्स को ओरिजिन पर लाकर फिट कर देंगे डायरेक्शन वाइज। ठीक है, देन आफ्टर एक्स एक्सिस या -x एक्सिस से उसके एंगल बनाएंगे। जरूरी नहीं क्वेश्चन में आपको एक्स एक्सिस से ही एंगल बना हुआ दे, जैसे यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये वाला एंगल 37 डिग्री दिया था, ये वाला एंगल दिख रहा है, मैंने क्वेश्चन में ये वाला एंगल आपको 37 डिग्री दिया था, लेकिन फिर cos कंपोनेंट निकालने के लिए या फिर x कंपोनेंट निकालने के लिए मेरे को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ा था। अब मैं जानता था y और -x के, मतलब किसी भी क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये रिमेनिंग एंगल निकालने के लिए मैंने 90 में से 37 माइनस कर दिया, तो मेरे पास 53 आ गया, और बाकी सारी कैलकुलेशन मैंने 53 से ही की है। देखिए cos 53, यहाँ पर मैंने लगाया sin 53। आई बात समझ में? तो स्टेप नंबर 1, सभी टेल्स को ओरिजिन पर लाकर सेट कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, एक्स एक्सिस या -x एक्सिस के साथ उसका एंगल निकाल लीजिए। स्टेप नंबर 3, जब आप
एक्स डायरेक्शन में सभी के कंपोनेंट्स निकाल लें तो प्लस और माइनस का ध्यान रखें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था 5 cos 37 प्लस क्यों आया, क्योंकि वो वेक्टर एफ प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग था, इसलिए इसके आगे प्लस का साइन है। और ये वाले जो कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये बड़ा वाला कंपोनेंट है ना, एक इसका कंपोनेंट था ये छोटा वाला और एक इसका कंपोनेंट था ये बड़ा वाला, तो ये दोनों माइनस एक्स डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाया है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। देन आफ्टर आपको जब एफ वाई निकालना है तो इन्हीं वेक्टर्स के उन्हीं एंगल के करस्पॉन्डिंग, क्या कह रहा हूं, जिन एंगल के करस्पॉन्डिंग आपने कॉस कंपोनेंट निकाले थे सारे, ये देखिए उन्हीं एंगल के करस्पॉन्डिंग अब आप साइन कंपोनेंट निकालिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने उन्हीं एंगल के करस्पॉन्डिंग साइन एंगल्स के कंपोनेंट निकाले, उन सब की वैल्यूज पुट करी, अच्छे से देखिए आप, है ना, उन सब की वैल्यूज पुट करी और उनको जहां तक हो सका था सॉल्व किया था। ये रैंडम क्वेश्चन लिया है इसलिए वैल्यूज कुछ ऐसी अटपटी सी आ रही है, लेकिन असली न्यूमेरिकल में आपको कितनी अटपटी सी वैल्यूज नहीं दिखेगी, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जो रिजल्टेंट से बन रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस। तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अभी अंडर रूट यहाँ पे हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो कुछ थ्योरी मैच करिए पिछली वाली और अभी वाली, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, अप्लाई करके बस कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी। अब आप ध्यान से देखिए कि इसके मैग्नीट्यूड के अंदर, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। अब आप इधर एक्स कंपोनेंट देख लीजिए, एक्स कंपोनेंट हमारे पास आ रहा था -7, कितना आ रहा था -7, और √3 की वैल्यू हमारे पास लगभग कितनी होती है, √3 की वैल्यू हमारे पास होती है 5, है ना, 3√3 की वैल्यू 5 होती है, √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.732, तो 3√3 को अपन क्या लग सकते हैं, लगभग 5, तो 5/2 कितना होता है 2.5। अब 7 में से 2.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 4.5। ये जनरल कैलकुलेशन है, मैं यहाँ के आपको करके नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे तो 3√3 की वैल्यू हमारे पास है 5 के इक्वल, तो ये हो गया 5/2 प्लस का 5/2 मतलब प्लस का 2.5, प्लस के 2.5 में से माइनस का 7 गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4.5, क्योंकि ये माइनस बड़ा है, तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये पूरा का पूरा इक्वल आ गया हमारे पास माइनस का 4.5 के, मतलब रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है, रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या है, माइनस है, मतलब वो कहीं इस डायरेक्शन में है। तो हमारा असली रिजल्टेंट यहाँ नहीं होगा, कहीं हमारा असली रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि उसी उसी वक्त एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर होता जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और y कंपोनेंट की बात करते हैं, y कंपोनेंट हमारे पास कितना आ रहा था, देखिए y कंपोनेंट हमारे पास आ रहा था 3/2, मतलब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 11 2 जा 22, 22 माइनस 19 तो 3, और 11 बड़ा है प्लस का, तो 3/2 प्लस का आ रहा था, मतलब y कंपोनेंट हमारे पास आ रहा था 3/2 जो कि प्लस है, तो मतलब y कंपोनेंट हमारा इधर जाएगा रिजल्टेंट का, x कंपोनेंट हमारा इधर जाएगा रिजल्टेंट का, तो हमारा रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब अपन ने नोटेशन के लिए इसे ऐसा बनाया है यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत में हमें पता नहीं था कि रिजल्टेंट कहाँ है, लेकिन हमने इसको ऐसा बना दिया, है ना। तो हमारा आंसर हमें ये बताएगा कि रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट। और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर अपने पास देखिए, अल्फा की वैल्यू -1/3 आ रही थी, 10 अल्फा की वैल्यू, मतलब अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा, यहाँ पे अपन ने यही तो सॉल्व करा था, इस पूरे को सॉल्व करा था, तो हमारे पास वैल्यू आई थी -1/3 जो कि नेगेटिव है। तो 10 की नेगेटिव वैल्यू आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो 10 का फंक्शन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। हमारा रिजल्टेंट कहाँ आया है, यहाँ पर, तो इस क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो ये हमारे पास सेकंड प्रूफ हो गया कि हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसका x कंपोनेंट नेगेटिव आया है, उसका y कंपोनेंट पॉजिटिव आया है, उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा।
अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फाइंड द वेक्टर which is equally inclined, with x, y, z axis। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि आप उस वेक्टर को फाइंड कीजिए जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे। लेट अस अज्यूम वेक्टर इज ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है। ठीक है, और इस ए वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस इसका वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस इसका जेड कंपोनेंट के कैप। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, का फॉर्मूला हमारे पास था एक्स कंपोनेंट अपॉन ए वेक्टर। कॉस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास था ए वाई अपॉन ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और कॉस ऑफ गामा का फॉर्मूला हमारे पास था ए जेड अपॉन ए वेक्टर। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि तीनों से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब जितना एंगल वो एक्स एक्सिस से बना रहा है उतना एंगल वाई एक्सिस से बना रहा है, उतना एंगल जेड एक्सिस से बना रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक है, तीनों एंगल आपस में इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाय ए इज इक्वल टू ए वाई बाय ए इज इक्वल टू ए जेड बाय ए। कुछ आई बात समझ में? मतलब अगर मैं बीटा की जगह भी अल्फा कर दूंगा तो कॉस अल्फा हो जाएगा, ये तो कॉस अल्फा इसके बराबर है तो कॉस अल्फा इसके बराबर भी होगा, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। इसी तरीके से मैं गामा की जगह अल्फा लिख दूंगा यहाँ पर, तो ये भी कॉस अल्फा हो जाएगा, ये भी कॉस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब चलिए ये हमारे पास रिलेशन आ गया क्वेश्चन में के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे। अब हम क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते हम इसको, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए कॉस अल्फा। भाई इस ए को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए एक्स मेरे पास आ गया ए कॉस अल्फा, और यही मेरे पास आ जाएगा ए वाई के, और यही मेरे पास आ जाएगा ए जेड के। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारे पास आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर द रूट, ये आता है हमारे पास मैग्नीट्यूड। इसको अपन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू हमारे पास आ रही है ए कॉस अल्फा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, मतलब ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए कॉस अल्फा का स्क्वायर, ए जेड की जगह भी ए कॉस अल्फा का स्क्वायर ही आ जाएगा, ये अंडर द रूट है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ए वेक्टर कैन बी रिटर्न एज 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ ए कॉस अल्फा का स्क्वायर अंडर द रूट। तो जब हम ये अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू ए कॉस अल्फा, और यही हमारे पास ए एक्स है, यही हमारे पास ए वाई है, और यही हमारे पास ए जेड है। तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको अपन ए भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास है √3 ए कॉस अल्फा के। तो ए से
ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फा है ना 1/√3, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3 आ गई। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों ही बराबर होंगे क्योंकि ये तीनों एंगल सेम है, ये तीनों एंगल सेम है ना। तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, और वैल्यू कितनी निकल के आई है 1/√3, 1/√3। इसी से हम दूसरी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो जो एंगल बना रहा है आपका वेक्टर तीनों एक्सिस से, किससे, तीनों एक्सिस से, वो तीनों एंगल बराबर हैं और उसकी वैल्यू है cos इनवर्स 1/√3। ओके, चलिए अब हमें वेक्टर फाइंड आउट करना था तो हमने एंगल निकाल लिया है, अब हम वेक्टर भी निकाल सकते हैं, उसके कंपोनेंट भी हमने यहाँ पे निकाल लिया, अब हम वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ए एक्स कितना आ जाएगा, ए एक्स हमारे पास था ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा ए कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ये रही कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3, तो हमारे पास आ जाएगा √3, a√3। ठीक है, इसी तरीके से ए वाई इज इक्वल टू a/√3, और इसी तरीके से ए जेड इज इक्वल टू a/√3, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आई बात समझ में? अब आप देखिए ए एक्स ए वाई ए जेड अपने पास आ चुका है, तो अगर अपन वेक्टर लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे अब अपन इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए एक्स की जगह हो जाएगा a/√3 आई कैप प्लस a/√3 जे कैप प्लस a/√3 के कैप। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, हम जिस आंसर की बात कर रहे थे, जिस वेक्टर की बात कर रहे थे वो ये है, जहां पर ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जहां पर ए की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यही वेक्टर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट यूज किया है। इस वाले क्वेश्चन में हमने वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट यूज किया है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला और इनके जो कंपोनेंट्स है उसका कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, इफ a vector is equals to I cap minus 3 j cap and b vector is equals to 4 j cap plus 3 k cap, then find unit vector along vector find unit vector along a vector minus b vector। ठीक है, तो हमें ए वेक्टर दे रखा है, हमें बी वेक्टर दे रखा है, हमें उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, सबट्रैक्शन करना है, और उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए माइनस बी वेक्टर करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये वेक्टर फॉर्म में है तो इसे डायरेक्ट ऐसा ही लिख देते हैं, आई कैप माइनस 3 जे कैप देन माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट देखिए ये आई कैप अकेला है और कहीं पे आई कैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये ऐसा कैसे रहेगा, आई में से आई माइनस होता है। ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में से ही एक्स डायरेक्शन वाई माइनस होगी, एक्स डायरेक्शन में से वाई डायरेक्शन माइनस नहीं होगी, यही डायरेक्शनल नेचर होता है। अब चलिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है -3 जे कैप और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4 जे कैप, -3 जे कैप और -4 जे कैप, तो -7 जे कैप। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 के कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ चुका है। क्या आ चुका है, रिजल्टेंट वेक्टर।
अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं since यूनिट वेक्टर अलोंग आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। भाई यूनिट वेक्टर का यही फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया था यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से कि आप किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालते हैं, जिसको हम सिंपली आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आई कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। चलिए पूरे फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अंडर द रूट। यही फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड का। चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, चलिए आर एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, ओनली 1, क्योंकि आई कैप अकेला है तो 1 का पहले अंडर रूट बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आर वाई क्या है हमारे पास, -7, तो हमारे पास हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस आर जेड क्या है, -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड कितना है 1, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9 और 1 10 और 49, 49 प्लस 10 59, तो अंडर द रूट 59, अंडर द रूट 59। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ चुका है ना। तो हमारे पास आर वेक्टर आर कैप कितना आ जाएगा, मतलब रिजल्टेंट के लॉन्ग यही फॉर्मूला में अपन अप्लाई कर देंगे। तो आर वेक्टर ऊपर रख देंगे, आर वेक्टर क्या था, आई कैप -7 जे कैप, तो आई कैप -7 जे कैप -3 के कैप अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा अपने पास √59। ठीक है, तो आर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर था वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आई कैप बाय √59 -7 बाय √59 जे कैप -3 बाय √59 के कैप, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के वेक्टर्स के अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा आप शीट सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो इस टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स सभी का एक साथ यूज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्स फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, 6 forces of magnitude 2 Newton, 4 Newton, 6 Newton, 8 Newton and 10 Newton। ठीक है, ये फोर्सेस को न्यूटन में नापते हैं, इसलिए मैंने एन लिखा हुआ इनके साथ, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू 8 वगैरह ना। तो फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स, फोर्थ फोर्स, फिफ्थ फोर्स 10 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, हो गए 6। 1 2 3 4 5 6 acted along the diagonal of a regular hexagon, of a regular hexagon in sequence, in sequence, सीक्वेंस में लगे हुए हैं, वो कैसे लगे हुए हैं, सीक्वेंस में। ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आप देखिए डाटा के नाम पर आपको सिर्फ और सिर्फ 6 फोर्सेस के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं
उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे क्वेश्चन के अंदर ही जो हमें आंसर मिलता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सब क्वेश्चन के अंदर हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन अगर अपन बनाएंगे, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन अगर अपन बनाने की कोशिश करेंगे तो रेगुलर हेक्सागन कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, हाँ ये रेगुलर हेक्सागन है। चलिए ये रेगुलर हेक्सागन हो गया, आ रही बात समझ में? इस तरीके से ये रेगुलर आपके पास हेक्सागन है। 1 2 3 4 5 6, इसकी जो साइड्स हैं ये सभी साइड्स ए लेंथ की हैं। ये सभी साइड्स क्या लेंथ की हैं? ए लेंथ की हैं। भाई रेगुलर वर्ड का मतलब यही है कि हेक्सागन मतलब जिसके 6 आर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और वो सभी इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। वो सभी क्या होनी चाहिए? इक्वल लेंथ की। तो ये देखिए लगभग लगभग इक्वल लेंथ की अपन ने बना दी है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि 6 फोर्सेस एक्टेड अलोंग द डायगोनल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। वो डायगोनल भी बोल सकता है या फिर क्या बोल सकता है? अलोंग द आर्म्स भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? अलोंग द आर्म्स या फिर अलोंग द डायगोनल। तो चलिए हम इसके डायगोनल बनाते हैं। डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल होते हैं अपोजिट पॉइंट्स को मिलाने वाले पॉइंट। क्या होते हैं? अपोजिट को मिलाने वाले पॉइंट। ठीक है, तो हेक्सागन के पास कितने डायगोनल्स होते हैं? 3 डायगोनल। कितने डायगोनल होते हैं बच्चों? 3 डायगोनल। अब इन हमें फोर्स दे रखे हैं 6, तो बोला गया है कि इन सीक्वेंस ये जो आपके फोर्सेस हैं वो सीक्वेंस में होंगे। किस में होंगे? सीक्वेंस में। तो उस केस में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सेट द रेफरेंस सेट द रेफरेंस प्लेन ऑन ज्योमेट्री। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्री गिवन है वहां पे रेफरेंस फ्रेम लगाना पड़ेगा, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो चलिए रेफरेंस फ्रेम हम लगा लेते हैं। एक्स और वाई रहता है क्योंकि प्लेनर है, तो इस पॉइंट को अपन ओरिजिन मान लेते हैं। आप बोलेंगे सर इसी पॉइंट को क्यों ओरिजिन माना? इस पॉइंट को ओरिजिन इसलिए माना है क्योंकि ये इस हेक्सागन का सेंट्रल पॉइंट है। तो ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 90 डिग्री हमारे पास एंगल बन गया और ये ओरिजिन है। अब चलिए सबसे पहला डायगोनल हम यही वाला ले लेते हैं क्योंकि ये भी तो एक डायगोनल है, अपोजिट एंड्स को मिला रहा है। तो 2 न्यूटन को हम लगा देते हैं यहाँ पे। ये कहाँ लगा देते हैं? यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 न्यूटन। 2 न्यूटन इतना है तो 4 न्यूटन इससे डबल लेंथ का होएगा। ठीक है ना, उसको अगले डायगोनल की तरफ लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 4 न्यूटन। आ रही कुछ बात समझ में? भाई 2 न्यूटन की लेंथ को अपन ने इतना सा लिया है तो 4 न्यूटन इसका डबल होएगा। डबल होएगा ना। और वो दूसरे डायगोनल की सीक्वेंस में, मतलब पहला डायगोनल ये है तो उसके बाद सीक्वेंस में दूसरा डायगोनल कौन सा आ जाएगा? ये वाला। इस डायगोनल के अलॉन्ग हमारे पास फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन। उसके बाद अगला डायगोनल ये है, तो इस डायगोनल के अलॉन्ग हमारे पास फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, ये 2 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, इसमें 2 न्यूटन और जोड़ देंगे तो 6 न्यूटन आ जाएगा ये पूरा। तो ये जो हमारे पास तीसरा वेक्टर है ये हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन। इसी तरीके से अब देखिए पहला डायगोनल, दूसरा डायगोनल, तीसरा डायगोनल। तीसरे डायगोनल के बाद वापस इस वाले डायगोनल की बात आ रही है सीक्वेंस में। सीक्वेंस बोल रखा है ना, तो पहला डायगोनल ये था, उसके बाद दूसरा, ये दूसरा डायगोनल ये हो गया, उसके बाद तीसरा, तीसरा डायगोनल ये हो गया। अब आती है बात चौथे की, तो चौथा, तो चौथा डायगोनल ये हो जाएगा, डायरेक्शन इधर आ जाएगी अब इसकी। ठीक है ना, पहले डायरेक्शन इधर आई थी, अब डायरेक्शन इधर आ जाएगी। तो 6 के बाद कौन सा फोर्स है? 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन फोर्स इधर लगेगा। भाई 6 न्यूटन से भी बड़ा है ना वो 8 न्यूटन, तो ये 8 न्यूटन फोर्स इधर लगेगा। मतलब ये देखो यहां से लेके यहाँ तक 6 न्यूटन था, तो उसमें 2 न्यूटन अपन ने मतलब इतनी लेंथ और ऐड कर दी तो 8 न्यूटन बन गया। देन 10 न्यूटन, अगला सीक्वेंस में डायग्राम ये आएगा तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 10 न्यूटन, और सबसे लास्ट आ जाएगा हमारे पास इस डायरेक्शन में, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, हमने
क्वेश्चन के अंदर से इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करके निकाला है और उसे से हमने सॉल्यूशन के बनाने की शुरुआत करी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने वेक्टर्स बनाया जो पहले ये इसके पहले डायगोनल की तरफ 2 न्यूटन, फिर सीक्वेंस में आगे बढ़ा तो दूसरे डायगोनल की तरफ 4 न्यूटन, सीक्वेंस में आगे बढ़ा 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। ठीक है ना, और इनकी जो लेंथ है वो भी मैंने इसको अगर 2 माना है तो इसका 5 टाइम्स कर लो, आपको इतनी लेंथ आएगी लगभग। ठीक है ना, अप टू डेट या प्रॉपर स्केल्ड डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके लिए यहाँ पे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने रेफरेंस फ्रेम पुट किया, उसके बाद आ जाएगा सेट रेफरेंस फ्रेम, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हो जाएगा कि पुट वेक्टर्स अलोंग गिवन डायरेक्शन, पुट वेक्टर्स अलोंग गिवन डायरेक्शन, मतलब जो हमें डायरेक्शन दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में हमने वेक्टर्स सेट कर लीजिए। अब आप खुद देखिए कि अगर मैं इस ओरिजिन की बात करूं, इस ओरिजिन की बात करूं, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा फाइंड नेट नेट वेक्टर नेट रिजल्टेंट, फाइंड नेट रिजल्टेंट एट ओरिजिन, या फिर सिस्टम, या फिर क्या बोल सकते हैं, सिस्टम। ठीक है, अब नेट रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए 8 न्यूटन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहले मैं आपको निकाल के बता देता हूं। सपोज कीजिए ये मेरे पास ओ पॉइंट है, ये ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन। अब एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे, अगर आप एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो 8 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड 2 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 8 इधर है, 2 इधर है, तो 8 में से 2 गया तो कितना जाएगा, 6। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो 6 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में, 6 न्यूटन। मतलब ये चीज भी मैं यहाँ पे ही बना सकता था, चलिए बना के देख लेते हैं, एक बार इधर भी बना देते हैं, ब्लू कलर से बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 न्यूटन, ये ब्लू कलर से बनाया है, ये हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का जो एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इस वाले डायगोनल पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको आप देख लीजिए, इस वाले डायगोनल पे जो फोर्स लग रहे हैं आप उनको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो 10 न्यूटन बड़ा है और 4 न्यूटन छोटा है, तो 10 न्यूटन में से 4 न्यूटन को माइनस करेंगे क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वेक्टर माइनस हो जाते हैं, तो 10 न्यूटन में से 4 न्यूटन गए तो कितना बचेगा, 6 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, बड़े वेक्टर की डायरेक्शन इधर। तो 10 में से 4 गए तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारे पास 6 न्यूटन है। अब चलिए, अब तीसरे एक्सिस पे आ जाते हैं, तीसरे डायगोनल पे। तीसरा डायगोनल में 12 न्यूटन इधर है और 6 न्यूटन इधर है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट इन दोनों का जो नेट फोर्स आ जाएगा वो किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये भी कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6, 6 न्यूटन, कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन। तो अब आप देख लीजिए, पहले हमारे पास 6 फोर्सेस थे, उन 6 फोर्सेस का हमने रिजल्टेंट निकाला तो हमारे पास 3 फोर्स आ गए, एक 6 न्यूटन इधर, एक 6 न्यूटन इधर, और एक 6 न्यूटन इधर। ठीक है, ये भी 6 न्यूटन है, ये भी 6 न्यूटन है। अब आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि हेक्सागन में आपने पढ़ा होगा ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। भाई ये पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया तो 360 डिग्री। और अगर मैं सिर्फ इस एक एंगल की बात करूं तो ऐसे कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे कितने एंगल बन रहे हैं, 6 एंगल। तो 360 डिवाइडेड बाय 6 हम क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारे पास थीटा जो हम बोल रहे हैं ये 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये सारे एंगल 60 डिग्री हमारे पास, क्योंकि हमारे पास हेक्सागन कैसा है, रेगुलर। आर्म्स सारी सेम है तो इसके एंगल्स भी सारे सेम होंगे, तो हमारे पास एक एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री का। आई बात आपको समझ में, तो देखिए ये जो दो ब्लू कलर के वेक्टर्स हैं 6 न्यूटन और 6 न्यूटन, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। और ऐसे ही ये वाला ब्लू 6 न्यूटन और ये वाला ब्लू 6 न्यूटन, इन दोनों के बीच का एंगल भी 60 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे भी 60 डिग्री बना देता हूँ। आई कुछ बात समझ में। अब देखिए इस फोर्स और इस फोर्स, ये तीन फोर्सेस है, हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो जैसा कि हमने पढ़ चुके थे, हम पढ़ चुके थे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B, then magnitude of vector A equal to magnitude of vector B and equal to magnitude of vector C, magnitude of vector। पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। मतलब जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होती है और जोड़ने वाले दोनों वेक्टर, सपोज कीजिए इस वेक्टर को मैं ए बोल देता हूं जो 6 न्यूटन का है, इस वेक्टर को मैं बी बोल देता हूं जो 6 न्यूटन का है, तो दोनों का वैल्यू बराबर है, ये भी 6 न्यूटन ये भी 6 न्यूटन, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, देखिए 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों पूरा ऐड किया तो 120 डिग्री। तब ये कंडीशन होती है कि आपका रिजल्टेंट भी इन दोनों के बराबर ही होगा। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास कहाँ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास यहां पर आएगा। और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, बच्चों कंफ्यूज मत होना, एक तो पहले से ही एक वेक्टर था 6 न्यूटन जो व्हाइट वाले एरो से बना हुआ था, और ये दूसरा हमारे पास एक और रिजल्टेंट आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, वो कितना हो गया 6 न्यूटन। अब दूसरी चीज हमने निकाली थी कि R इज एट थीटा बाय 2। इस केस में थीटा हमारे पास 120 था, तो थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब ये जो ब्लू कलर का रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, वो बिल्कुल इसके साथ कॉलीनियर होगा। इसके साथ क्या होगा, कॉलीनियर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल इस तरीके से उठाया है। इसके अंदर आपको रेफरेंस फ्रेम का यूज करना, इसके अंदर आपको वेक्टर को 3 डायमेंशन में सेट करना और एंगल्स को फाइंड आउट करना, कॉलीनियर वेक्टर की डेफिनेशन वगैरह सब समझ में आ रही है। तो अब जब ये दोनों वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो गए हैं, तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा नेट रिजल्टेंट। नेट रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ जाएगा 6 प्लस 6, यह आ जाएगा 12 न्यूटन, ठीक है। नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया हमारे पास 12 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, उसकी डायरेक्शन आ जाएगी ये वाली, ठीक है। अब ये डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सोचिए, है ना, 12 न्यूटन। तो ये तो हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। उसके बाद अपन निकाल सकते हैं डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्शन जनरली हम एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है वो ले लेते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस 60 डिग्री, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 60 240, 180 प्लस 60 कितना होता है 240। तो ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ना 240 डिग्री फ्रॉम प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 240 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 12 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड आ गया है और 240 डिग्री इसका एंगल आ गया है प्लस एक्स एक्सिस से। तो चलिए अब हम वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो दोबारा से यहाँ पर अपन एक बार इसका एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। दिस इज एक्स, वाई, माइनस एक्स, माइनस वाई, डन। 240 डिग्री, तो हमारा जो रिजल्टेंट था वो यहाँ कहीं था, रिजल्टेंट वेक्टर, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ था, यहाँ था। और ये एंगल कितना था, ये एंगल अभी अभी अपन ने नापा, ये था हमारे पास 240 डिग्री। बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आप, इस क्वेश्चन में आप ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, उसके कंपोनेंट्स, क्वाड्रेंट सिस्टम सबके बारे में नॉलेज गेन कर लेंगे। थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 240 डिग्री, जिसमें से ये जो एंगल है यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक का ये 180 डिग्री है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल, ठीक है। बचा हुआ एंगल 180 डिग्री में से 240 डिग्री में से अगर अपन 180 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब चलिए हम इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे तो एक परपेंडिकुलर डालेंगे y एक्सिस पर
एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस एक्सिस पर, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आएगी हमारे पास, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आएगी हमारे पास, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आर एक्स, मतलब रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस पे बनाया है। और इसी तरीके से अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट देखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा आर वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि आर एक्स जो होता है वो हो जाएगा आर साइन 60 डिग्री, और आर वाई जो हमारे पास हो जाएगा, सॉरी, आर एक्स हमारे पास आ जाएगा आर कॉस, क्योंकि देखिए थीटा के साथ वाला एंगल, थीटा के साथ वाला एंगल कॉस होता है, थीटा के सामने वाला होता है साइन, तो हमारे पास आ जाएगा आर कॉस 60 डिग्री, और आर वाई हमारे पास आ जाएगा आर साइन 60 डिग्री। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आर एक्स इज इक्वल टू 12, आर की वैल्यू कितनी है 12, 12 न्यूटन है हमारे पास, देख लीजिए मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं। कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू आ जाती है 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन। और इसी तरीके से अगर मैं आर वाई निकालूं, ठीक है, आर वाई, आर वाई मेरे पास आ जाएगा 12 आर साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 √3 न्यूटन। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, तो उससे हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा, पर मैग्नीट्यूड पहले हम निकाल चुके हैं 12 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है, हमें वेक्टर निकालना है। अब हम जानते हैं आर होता है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, यही होता है, तो इनकी वैल्यूज रख दीजिए आप। आर एक्स हमारे पास कितना है 6 आई कैप प्लस 6 √3 जे कैप न्यूटन, तो यही हमारे पास वो रिजल्टेंट वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में आया था, है ना। जो फाइनल रिजल्टेंट है मैं उसे यहाँ पे पीले कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये फाइनल रिजल्टेंट है हमारे पास जो कि 12 न्यूटन था। ठीक है, और किस डायरेक्शन में आया था, वो इस डायरेक्शन में। ये फाइनल रिजल्टेंट यहाँ तक नहीं होगा, फाइनल रिजल्टेंट हमारा, फाइनल रिजल्टेंट हमारा होगा 12 और 12 यहाँ तक, ये 12 न्यूटन, ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट फोर्स है जो येलो कलर के लाइन से दिखाया गया है, और उसका वेक्टर नोटेशन इस तरीके से है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है, और उसकी डायरेक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छे अच्छे और उम्दा किस्म के न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर करे हैं। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक जो वेक्टर में पढ़ने वाले हैं वो हो जाएगा वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बोर्ड पर इस तरीके से लिखकर पढ़ाता हूं कि आपके नोट बहुत ही अच्छे तरीके से बने, तो आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए, इनसे अपने हाथों से अपनी ही हैंड राइटिंग में अपने अकॉर्डिंग नोट्स तैयार कीजिए, और मुझे सुझाव भेजिए कि क्या मुझे न्यूमेरिकल्स ज्यादा कराने चाहिए। न्यूमेरिकल्स ज्यादा वाला सेशन भी अपन लाएंगे, बट पहले हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो इसी उम्मीद के साथ मिल देंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, धन्यवाद दोस्तों।